क्या किसी भी चीज को सिर्फ छू के सोने में बदला जा सकता है? सुनने में किसी फिक्शनल मैजिक की तरह लगता है, मगर है नहीं। तो साल 332 बीसी अपने विश्व विजय के ख्वाब को लिए जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक घमासान युद्ध के बाद इजिप्ट पे जीत हासिल की, तब ग्रीक फिलोसोफर को मिस्र के एक अनदेखे ट्रेडिशन के बारे में पता चला। उन्होंने जाना कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग किसी एक धातु को दूसरी धातु में बदल सकते थे। बिना किसी भारी मशीन के चीजों का हुलिया बदल देते थे और बेकार से बेकार धातुओं को भी सोना बना देते थे। अब हिस्टोरिकल नोटेशंस की माने तो यहाँ पर कुछ किताबों में ऐसा करने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे मॉडर्न वर्ल्ड में फिलोसोफर्स स्टोन कहते थे। तो वहीं पर कुछ मान्यताओं के अनुसार किसी जादुई पदार्थ की मदद से ये करिश्मा होता था, जिसे ग्रीक्स किमिया बुलाते थे। जब यही चर्चा बाद में अरब कंट्रीज में पहुंची तो उन्होंने इस चीज को अल्कीमिया बुलाना शुरू किया, और जब ये कहानी वेस्टर्न कंट्रीज में गई तो ये अल्कीमिया बन गई एल्केमी, एक ऐसी मिस्टिकल आर्ट जिसका इस्तेमाल करके किसी भी चीज को सोने में बदला जा सकता है। अब इनिशियली इसे केवल एक मनगढ़ंत कहानी समझा जाता था, मगर हाल ही में वैज्ञानिकों ने सच में लेड से सोना बना के दिखाया है। अब उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या इस टेक्निक के पब्लिक यूज के बाद सोना कौड़ियों के भाव बिकेगा? एंड लास्टली, क्या हो अगर दुनिया सोने की बन जाए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। एल्केमी को एक असलियत बनाने का प्रयास बीते 400 सालों से किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिशें की कि वो किसी तरह केमिकल रिएक्शंस और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके लेड से गोल्ड बना दे। खास तौर पे लेड को चुनने के पीछे का आइडिया सिंपल और बेसिक केमिस्ट्री है। एक लेड के एटम में 82 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स। अगर किसी तरह से लेड से उसके 3 प्रोटॉन्स को अलग कर दिया जाए, तब वो 79 प्रोटॉन्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर पाके गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। ये थियोरेटिकली बहुत क्लियर था, लेकिन दशकों तक जब अलग अलग केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करके भी ये 3 प्रोटॉन्स का फासला नहीं मिट पाया, तब उन्हें एहसास हो गया कि अब ये संभव ही नहीं है, एटलीस्ट इन तरीकों से तो नहीं। फिर आया साल 2015। द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, शॉर्ट में सेर्न के अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल हैड्रॉन कोलाइडर LHC अपने फेज 2 के लिए शुरू किया गया। 27 किलोमीटर के सर्कुलर लूप में इस हैड्रॉन कोलाइडर में अलग अलग हाई एनर्जी पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज फायर किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि 2 हाई एनर्जी पार्टिकल्स का स्पेस में लाइट स्पीड पे कैसा इंटरेक्शन होता है और उनसे किस तरह के रिजल्ट्स यूनिवर्स में पैदा होते हैं। क्योंकि इस तरह इंटरस्टेलर स्पेस की ढेर सारी मिस्ट्रीज और प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने की गुंजाइश रहती है, और अगर उनसे कुछ यूटिलाइज करके लायक जानकारी मिली तो उसे इन्वेंशन की तरह भी यूज किया जा सकता है। इस फेज 2 के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए थे, जिनमें से एक था ये एल्केमिक स्टंट, और इसकी फिजिक्स को जरा ध्यान से समझना। दरअसल इससे पहले ये देखा जा चुका था कि जब भी 2 आयंस को हाई एनर्जी और लाइट की स्पीड पे फायर किया जाता है तो उन एनर्जेटिक आयंस के आसपास एक इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब इस एनर्जेटिक आयन से अगर कोई दूसरा एनर्जेटिक आयन टकराएगा तो कुछ खास रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन अगर इनके पास से कोई दूसरा आयन गुजरे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पल्स निकलती है जो सीधा सामने से आ रहे आयन पे किसी वेपन की तरह शॉक वेव्स भेजती है, और उन न्यूक्लियर शॉक वेव्स से जो रिपल्स बनते हैं उससे उस दूसरे आयन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसएसोसिएशन, यानी उस आयन के प्रोटॉन्स का इंटरनल ऑसिलेशंस। आसान भाषा में काइंड ऑफ तेज वाइब्रेशन की वजह से उसके न्यूक्लियस से अलग हो जाना। अब चूंकि ये ऑलरेडी पाया जा चुका था कि इस मेथड के थ्रू किसी आयन के न्यूक्लियस से उसके प्रोटॉन्स को अलग किया जा सकता है, इसीलिए मल्टीपल लेड आयंस को लिया गया, उन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नियर लाइट स्पीड पे हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर ही फायर किया गया।
वो भी ऐसे एंगल्स में जिससे कि ये आयंस एक दूसरे से टकराए ना, बस पास से होकर गुजर जाए। एज ए रिजल्ट लेड आयन जिसमें कुल 82 प्रोटॉन्स होते हैं, उनमें से 1122 प्रोटॉन्स खोने के बाद मरकरी और थैलियम जैसे आयंस बने, क्योंकि इन दोनों आयंस के पास 80 और 81 प्रोटॉन्स होते हैं। मगर इन सभी पैसेज के बीच कई बार लेड आयंस ने 3 प्रोटॉन्स भी लूज किए, जिनसे उनका स्ट्रक्चर 79 प्रोटॉन्स का हो गया और हमें मिला 100% प्योर गोल्ड, सिर्फ और सिर्फ प्लेन पार्टिकल फिजिक्स की बदौलत। अब ताज्जुब की बात यह है कि यह एक्सपेरिमेंट बंद हो चुका था साल 2018 में, यानी कि 7 साल पहले। तो अगर वैज्ञानिकों ने इतने पहले ही लेड से सोना बनाना सीख लिया था, तो आज तक इसका मास प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ और सोना तब से लेकर अब तक 4 गुना महंगा कैसे हो गया? वेल, इस ट्रेजेडी के पीछे का कारण भी फिजिक्स ही है। देखो, जब भी किसी आयन से उसका प्रोटॉन अलग होता है ना, फिर चाहे फर्क नहीं पड़ता कि एक प्रोटॉन अलग हुआ हो या 3 या 10, उस पूरे आयन में एनर्जी को बैलेंस आउट ना कर पाने की वजह से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे कि वो गोल्ड में बदलता जरूर है, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद उसका न्यूक्लियस उस पूरे अनस्टेबल स्ट्रक्चर को ही होल्ड नहीं कर पाता और सारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सब के सब इधर उधर फैल जाते हैं और वो एलिमेंट अपना अस्तित्व ही खो देता है। अब अगर एक पल को मान भी ले कि किसी तरह से इसको एक्सपेरिमेंट्स करके स्टेबलाइज कर भी लिया गया, तो भी ये इतना सस्ता नहीं है। पब्लिश किए गए ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो इस एक्सपेरिमेंट में LHC करीब 89,000 गोल्ड न्यूक्लियाई पर सेकंड प्रोड्यूस कर सकता है और 4 राउंड मेजर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद LHC में केवल 86 बिलियन गोल्ड न्यूक्लियाई ही क्रिएट करी गई थी। अब सुनने में 86 बिलियन बहुत बड़ा नंबर लगता होगा, लेकिन वजन करने में तो ये केवल 2.9 पिकोग्राम्स का आंकड़ा बनता है। पिकोग्राम नहीं जानते तो ये समझिए कि अगर 29 ग्राम के किसी हिस्से को 100 बिलियन भागों में डिवाइड कर दिया जाए, तब जाके उन 100 बिलियन में से जो एक हिस्सा होगा उसी के बराबर सोना 4 अटेम्प्ट्स और 3 साल में इस LHC ने क्रिएट किया था। अब अगर कोई पीछे ही पड़ जाए तो भी महज 25 ग्राम सोना इस तरीके से बनाने के लिए $1 क्वाड्रिलियन लगेंगे, जितना पैसा तो धरती पे है ही नहीं, यानी कि टेक्निकली ये इम्पॉसिबल है। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एंशिएंट ग्रीक में एक ऐसा राजा था जिसने गलती से अपनी बेटी को सोने के पुतले में बदल दिया था। ग्रीक हिस्टोरियंस की माने तो आज से करीब 4000 साल पहले फ्रीजिया, जिसे प्रेजेंट में टर्की कहा जाता है, वहां एक राजा रहता था मिडास नाम का। एक बार उसने एक शख्स की बड़ी सेवा की, अनजाने में उसका बड़ा सम्मान किया और बड़ी देखभाल करी। बाद में ये पता चला कि वो शख्स ग्रीक गॉड ऑफ वाइन सिलेनस का साथी डायनासिस था। और जब सिलेनस को मिडास द्वारा किए गए इस काम के बारे में पता चला तो उसने मिडास से एक वरदान मांगने को कहा। अब अपने लालच से प्रभावित होकर मिडास ने वरदान मांगा कि वो जो कुछ भी छुए वो चीज सोने की बन जाए, और सिलेनस तथास्तु बोल के वहां से गायब हो गए। मिडास जो कुछ भी छू रहा था हर चीज सोने की बन जा रही थी। अब कुछ मिनटों में उसे लगा कि अब उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, मगर जैसे ही 1 से 2 घंटे बाद वो खाना खाने बैठा, उसका सबसे बड़ा वरदान उसका श्राप बन गया। वो खाने की चीज को भी छूता तो वो सोना बन रही थी, पानी को छूने से वो भी सोना बन जा रही थी। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी दौड़ते हुए उसे गले लगने के लिए आई तो मिडास के उसके बेटी को छूते ही वो भी सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई, और तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लिए कितना बड़ा श्राप मांगा है। नाउ ऑब्वियसली ये माइथोलॉजी का एक पार्ट है जिसके पीछे लालच के साइड इफेक्ट्स को फिलोसॉफिकली दिखाया गया है। लेकिन क्या होता अगर सच में मिडास की कहानी सच होती? क्या होता अगर वो गलती से जमीन को छू लेते और धरती की सारी जमीन अंदर तक सोने की बन जाती? नाउ इनिशियली शायद आप सोच रहे होंगे कि इससे तो फायदा ही फायदा होता, हर तरफ सोना सबको अमीर बना देता, मगर ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि सोने की इतनी अवेलेबिलिटी ही उसे वर्थलेस बना देगी, क्योंकि जब सबके पास इतना ज्यादा सोना होगा तो उसे खरीदने के लिए कोई खर्चेगा ही क्यों? मगर इस हालात में सोने के भाव से ज्यादा आपको सर्वाइवल की चिंता होगी। पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी 5510 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इसकी तुलना में सोने का घनत्व 19,320 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अब अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच में जितना गैप है, जाहिर सी बात है कि वो भी कम होगा, जिस वजह से इस घनत्व को मेंटेन रखने के लिए धरती सिकुड़ने लगेगी और इसका रेडियस 6,378 किलोमीटर से सिकुड़कर करीब 4,194 किलोमीटर रह जाएगा। इस श्रिंकिंग फेज
फेज में जहां काफी आर्किटेक्चर आपस में टकरा कर गिरने लगेंगे, तो वहीं सभी जीवित प्राणियों को बिना कुछ करे ही ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे किसी ने उस पे बहुत बड़ा भार लाद दिया हो। अब देखो, फिजिक्स का बेसिक सिद्धांत है, कम जगह पे जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा उस जगह की ग्रेविटी। सेम वही चीज यहाँ पर भी लागू होगा। 3.5 टाइम्स डेंसिटी बढ़ने के कारण ग्रेविटी में भी इतना ही ज्यादा इजाफा होगा और 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़कर 34.335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे पहुंच जाएगी। इस ग्रेविटी पे आपको चलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और आपकी बॉडी का वेट ही नीचे की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। नाउ सिमिलरली प्लेन्स को उड़ने के लिए ज्यादा फ्यूल के साथ ज्यादा पावरफुल इंजन्स भी चाहिए होंगे और कई लाइफ फॉर्म्स जो इस ग्रेविटी को नहीं झेल पाएंगे, खास करके पक्षी, उनकी इस ग्रेविटी के दबाव से ही मौत हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा जिसके साथ ही बढ़ेगा धरती का तापमान, जो अभी 15 डिग्री के एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर से बढ़कर सीधा 150 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि लोग अपने घरों के अंदर ही राख में बदल जाएंगे और महज कुछ ही घंटों के संघर्ष के बाद इस सोने से बनी पृथ्वी पे ये पीला पत्थर तो बहुत होगा, मगर इसके साथ आने वाली हीट और ग्रेविटी के कारण इस पीले पत्थर का इस्तेमाल करने वाला ना तो कोई जिंदा बचेगा और ना ही किसी की लाशें बचेंगी। हालांकि एल्केमी का एक इंडियन सब वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जो इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बिलीवेबल है। उस इंडियन एल्केमी का नाम क्या है और उसका बेसिक सिद्धांत क्या है, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।